स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं क्लास 11th के एनिमल फिजियोलॉजी का एनसीईआरटी सीरीज। और इस एनसीईआरटी सीरीज में ना सिर्फ हम एनिमल फिजियोलॉजी बल्कि प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स सबको एक सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास 11th की एनसीईआरटी का यूनिट नंबर 5, क्लास 11th की एनसीईआरटी का यूनिट नंबर 5 है और जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एनिमल फिजियोलॉजी के कुछ डायग्राम्स हैं स्टडी विद प्रदीप पे आप सब लोग इस समय देख रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देख सकें और जितना भी हो सके इसकी बेनिफिट लोग प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपकी जीत ही हमारी जीत है, ऐसे संकल्प के साथ हम आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड पूरा नोट्स आपका है, पूरा माइंड सेट है और इस माइंड सेट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट इस यूनिट का। यूनिट नंबर 5 है जिसे हम लोग कहते हैं एनिमल फिजियोलॉजी और ये चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस में है एनसीईआरटी के उसको पढ़ेंगे और आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी की, पीजीटी की और एलटी की, जीआईसी की। ठीक है, एलटी की, जीआईसी की या बीपीएससी की। बीपीएससी में अगर जूलॉजी की बात करें, बीपीएससी जूलॉजी, पीजीटी की अगर बात करते हैं तो पीजीटी की अगर बात करें तो इन सभी के लिए यह चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपको यकीन होगा कि आप बार बार देखते हैं यहाँ से रिलेट करने वाले बहुत से प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं जो आपको तंग भी करते हैं कई बार, और कई बार आप इसका लाभ भी उठा पाते हैं। चूंकि अगर आप सही से पढ़े होते हैं तब तो आप इसका बेहतरीन स्कोर कर लेते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गाफिल हो जाते हैं तो यहाँ से आपको नुकसान भी हो जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को ये सभी टॉपिक समझ में आए। मैं बहुत जनरल शब्दों के साथ बहुत सरल भाषा में मैं आपके पास एक एक चीजों को पहुंचाने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इसके सिलेबस पे यानी पाठ्यक्रम पे। पाठ्यक्रम की बात करें तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन एनिमल यानी जीवों में श्वसन अंग, जीवों में इसका हिंदी अगर करें तो जीवों में श्वसन अंग के बारे में बात करेंगे। श्वसन क्या होता है इस पे भी चर्चा करेंगे, ब्रीथिंग क्या होती है इस पे भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सिलेबस पे एक नजर डाल लें। उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इंसानों में जो है, मनुष्य में रिस्पायरेटरी सिस्टम कौन से यानी आपके रिस्पायरेटरी अंग कौन कौन से, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग सांस लेने की तकनीकी कौन सी है, आयन रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमन इसे किस तरह से रेगुलेट करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम डिसऑर्डर रिलेटेड रिस्पायरेशन, अस्थमा और उसके बाद इम्फेसिस, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, ऐसे कुछ हमारे रोग भी जो डिसऑर्डर हैं उनके बारे में भी चर्चा यहाँ पे की गई है। आज के टॉपिक के हिसाब से जो आपके थंबनेल पे लगा हुआ है, तो आज के टॉपिक के हिसाब से हमको यहाँ तक ही पढ़ना है। सेल्फ इवेल्युएशन पे हम लोग आएंगे और यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगली टॉपिक आपके शुरू होगी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन, वो अगले वीडियो में। तो 3 पीडीएफ हमें पढ़ने हैं, आप कंसंट्रेट हो जाए और ये 3 पीडीएफ से आपके 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक नजर डालते हैं और चीजों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रीथिंग की। इसे जनरल भाषा में उत्तर प्रदेश के किसी किताबों में देखेंगे तो वहां पर लिखा गया है श्वासोच्छ्वास, और इसका अर्थ होता है कि एक्सटर्नल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं उन गैसेस को हमारे इंटरनल गैसेस के साथ एक्सचेंज करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं कि हमारे वातावरण में मान लीजिए कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 21% बताया जाता है, लेकिन सही क्या है 20.93% हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का परसेंटेज है। वहीं पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज की बात करते हैं तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके साथ बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कितना, 78% है। कभी आपने विचार किया होगा कि भैया जब हम सांस लेते हैं तो हमारे यहाँ नेजल चैम्बर के पास कोई फिल्टर नहीं लगा है जिससे एक गैसों के सभी मिश्रण इसके साथ इनर्ट गैसेस भी हमारे लंग्स में जाती होंगी। कहाँ जाते होंगे, लंग्स में जाते होंगे। तो लंग्स तक गैसों का भरा जाना और फिर लंग्स से गैसों का बाहर निकल जाना, ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया में सभी गैस इन्वॉल्व होती हैं।
और नियमता इसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं, जो कि ब्रीथिंग का एक हिस्सा है। आप ब्रीथिंग में छोटे क्लास में 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। जो हम लेके आ रहे हैं आपके लिए एक नई सीरीज भी लेके आ रहे हैं, और वह सीरीज आपकी होगी 6 to 8 के लिए, 6 to 8 वालों के लिए है। 6 to 8 वाले जो हम लोगों के टेट, सुपर टेट की और टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लेके आ रहे हैं सीरीज। और ये टेट और सुपर टेट 6 से 8 वाले साइंस वाले, तो उसमें आपने ब्रीथिंग में पढ़ा होगा। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ये सब चीजें आपको निःशुल्क मिलती रहेंगी। तो मैं बता रहा था, छोटे क्लास में अगर आप ब्रीथिंग में पढ़े होंगे तो वहां पे आपको बताया जाता है कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उस समय इनहाइलेशन कहते हैं, और जब सांस को बाहर निकालते हैं तो उसे एक्सहाइलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में हमारे लंग्स में गैस भरी जाती है, और गैस जो हमारे फेफड़े में भरी जाती है वह बाहर की दिशा में निकल जाती है। लेकिन इसी के द्वारा हमारे फेफड़े में पाए जाने वाली जो एल्बोलाई हैं, छोटे छोटे एल्बोली हैं जिसे कोपिका कहते हैं, वो गैसों के आदान प्रदान कर देती हैं, जिससे हमारे रक्त जो है वो गैस को ले लेते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कर देते हैं। ये प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा कि डिफ्यूजन कैसे होता है, कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है, इन सब के बारे में। लेकिन अगर आपसे पूछें तो ब्रीथिंग में सबसे ज्यादा कौन सी गैस गई है? नाइट्रोजन। लेकिन हमारे रिस्पायरेशन में नाइट्रोजन का कोई उपयोग नहीं होता, इसलिए हम पूरे रिस्पायरेशन को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के इर्द गिर्द ही पढ़ते हैं। तो ये तो हुआ ब्रीथिंग। और जब यही रिस्पायरेशन हमारे सेल के द्वारा होता है, ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन सेल में हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पिरेशन कहते हैं। एक टॉपिक यहाँ पे नहीं है, ग्लाइकोलिसिस नहीं है, इसमें लिखा भी नहीं गया है। ग्लाइकोलिसिस एक्चुअली में वो हम लोग एनसीईआरटी सीरीज पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्लांट फिजियोलॉजी में आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ने को मिलेगा 4th यूनिट में। लेकिन इस चैप्टर में हम ग्लाइकोलिसिस शामिल करेंगे, छोटी सी टॉपिक को, ताकि हम उस चीज़ों को बेहतर समझ पाएं। तो अगले पीडीएफ में हम उसको शामिल करके तब फिर हम आपको ले चलेंगे अगले ह्यूमन वाले पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन पहली टॉपिक हमारी स्टार्ट होती है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग बहुत स्थिरता से इसे सुनेंगे, पढ़ेंगे, अपने मित्रों तक शेयर करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसका लाभ अवश्य उठाएंगे, चूंकि आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, कह रहा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी एमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल। अलग अलग एनिमल में सांस लेने की तकनीकी अलग अलग प्रकार से होती है, डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटाट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनके वास स्थान पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के वास स्थान पर रहते हैं, और किस पर निर्भर करता है कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। आप सबको पता है कि एनिमल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितना है, 3 प्रकार का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा हमने एनिमल किंगडम में आपको कई बार पढ़ाया, इसीलिए इस बार हम एनिमल फिजियोलॉजी से स्टार्ट किए। चूंकि हर बार हम एनिमल किंगडम से स्टार्ट करते हैं तो आप सब कहते हैं सर यहीं से स्टार्ट करते हैं, और चूंकि बैच परचेज करने वाले या इस तरह से, इस बार तो सब निःशुल्क है, तो सभी क्लासेस आपको मिलेंगी। हर बार क्या होता था कि आपको 1-2 क्लास 4 क्लास डेमो में मैं दे देता था, तो कई बार कई लोगों का इल्जाम था कि आप हर बार एनिमल फिजियोलॉजी से स्टार्ट करें, एनिमल किंगडम से स्टार्ट करते हैं। तो इस बार मैंने एनिमल फिजियोलॉजी से स्टार्ट किया है। निःशुल्क क्लास है, पहली बार लेके आया हूं, तो मुझसे निराश मत करिएगा। मैं जिस उम्मीद से आया हूं वह उम्मीद हमारी पूरी हो जाए। मैं चाहता हूं कि कम से कम वीडियो सब तक पहुंचे, और डेली जो हमारे वीडियो जाते हैं उस पे मैं ज़्यादा नहीं 1000 के लाइक की उम्मीद करता हूं। आप सब लोग लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। छोटी सी उम्मीद, छोटा सा विश्वास लेकर के आपके बीच में पहुंच रहे हैं। चलिए बात करते हैं लेवल पे। हमने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मैंने बताया है एनिमल किंगडम, अगर नहीं देखें जरूर देखिएगा। एनिमल किंगडम में प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में। किसमें पाया जाता है? किंगडम प्रोटिस्टा में। और किंगडम प्रोटिस्टा आप क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 में इसको पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, दूसरा होता है सेल, ठीक, सेलुलर लेवल, मल्टी सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल, मल्टी सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है? तो पोरीफेरा में पाया जाता है। उसके बाद आप पढ़े थे टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है? कोलेंट्रेटा में। ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है? प्लेटेहेल्मिन्थीज में। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है? तो आप कहेंगे स्केल्मेंथीज से लेकर के और
कार्डेटा तक के सभी में पाए जाते हैं। तो कह रहा है भैया उनका वास स्थान क्या है उस पर निर्भर करता है, और उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इन दोनों मुद्दों पर निर्भर करता है कि वह जीव सांस कैसे लेते हैं। अब आगे आ जाइए, अब ये चीजें आपको दिखेंगी यहाँ पे, इसको आप डिटेल में पढ़िए तो यहाँ पे चीजें आपके समझ में भी आनी शुरू हो जाएंगी कि जो मैं बताना चाह रहा था आपको। देखिए कह रहा है कि लोअर इनवर्टिब्रेट, जो छोटे इनवर्टिब्रेट जानवर हैं जैसे कि स्पंज, स्पंज किस में आता है, पोरीफेरा में। कोलेंट्रेट के सदस्य, कोलेंट्रेट के सदस्य मतलब जिसमें आपके कौन कौन से मिल जाएंगे, जल्दी बताइए। कोलेंट्रेटा में आपके कौन कौन आते हैं, जैसे कोलेंट्रेटा में आपका आ जाता है, जल्दी से बोलिए, एक एग्जांपल बोलिए। चलिए मैं बता देता हूँ, मूंगा एक आपका मिल जाता है, मूंगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरल कहते हैं। और आप दो तीन एग्जांपल बताइए कोलेंट्रेटा का जो आप जानते हो। फ्लैटवार्म, प्लेटे हेलमिंथीज का सदस्य है, फ्लैटवार्म किसे कहते हैं आप इसे भी बताइए। और ये भी बताइए प्लेनेरिया जो इसका सदस्य होता है, इन सभी में एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, गैसों का आदान प्रदान और कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन मेथड से होता है। दो टॉपिक आप जानते हैं, एक टॉपिक को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन और दूसरे को कहते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करने की प्रक्रिया डिफ्यूजन कहलाते हैं। लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, इस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। ओवर देयर द इंटायर बॉडी सरफेस, अर्थात ये ऑर्गेनिज्म जो हैं चाहे स्पंज के हों, कोलेंट्रेटा के हों, प्लेटेहेलमिन्थीज के हों, ये सभी गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से करते हैं, और पूरी बॉडी सरफेस इसमें इन्वॉल्व होती है। डेट मीन्स बॉडी सरफेस जो है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, चाहे आपकी जो है स्किन हो, वह सभी डिफ्यूजन में मदद कर रही हैं, यानी गैसेस एक्सचेंज में मदद कर रही हैं। अब ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए और गलत हो जाए तब तो बड़ी दिक्कत की बात है, गलत नहीं होना चाहिए। आज इस क्वेश्चन को 100% पक्का करके चलेंगे कि भैया स्पंज के मेंबर दे दो, चाहे आपके प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर दे दो, चाहे कोलेंट्रेटा का दे दो, प्लेटेहेलमिन्थीज का दे दो, ये सभी डिफ्यूजन प्रोसेस से करते हैं। सर्सन रीजन का क्वेश्चन आ जाए तो भी गलत नहीं होना है, और पूरी बॉडी सरफेस इसमें इन्वॉल्व होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पे। अर्थवार्म जिसे जनरल भाषा में केचुआ कहा जाता है, आपको पता है एनिलिडा का मेंबर है। किसका मेंबर है, एनिलिडा का। और एनिलिडा का एक कैरेक्टर होता है कि इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। ऐसा आपके बीपीएससी का जो पेपर हुआ है उसी पेपर में भी पूछा गया है। बीपीएससी का TRE3 के पेपर में पूछा गया था कि व्हिच ऑर्गेनिज्म हैव द मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और उसमें एनिलिडा ऑप्शन में था, आर्थ्रोपोडा ऑप्शन में था। जो लोग पेपर दिए हैं समर्थन करके बताइए कि मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं। और मैंने एनिमल किंगडम में चिल्ला चिल्ला के बताया था कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन दो तरह का होता है, एक ट्रू मेटामेरिक होता है, एक फॉल्स मेटामेरिक होता है। मेटामेरिक एनिलिडा से शुरू होता है, अंतिम तक चलता है, यानी दोनों ऑप्शन आपके बोथ ऑप्शन सही होने हैं। परंतु परंतु एनसीईआरटी में सिर्फ एक जगह लिखा गया है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन आर प्रेजेंट इन एनिलिडा, दैट इज द स्पेशल फीचर ऑफ एनिलिडा। तो एनिलिडा वाले आंसर ही आपका सही होगा, बोथ का आंसर बोर्ड ने सही नहीं माना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अर्थवार्म जो एनिलिडा का मेंबर है यूज द मॉइस्ट क्यूटिकल, अपने मॉइस्ट क्यूटिकल का उपयोग करता है, एंड इंसेक्ट, और जो इंसेक्ट होते हैं इसकी नम त्वचा से सांस लेता है। और जो इंसेक्ट होते हैं कीट वर्ग, इंसेक्ट क्लास, इंसेक्टा क्लास किसमें आता है, आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं, इसमें क्लास इंसेक्टा आता है। जिनके पास 6 पैर पाए जाते हैं वो सभी क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आते हैं। और कई बार पूछा गया है कि व्हिच इज नॉट इंसेक्ट, कौन सा इंसेक्ट नहीं है, उसमें आर्किनिडी दिया जाता है। यानी आर्किनिडी का एक सदस्य है जिसे स्पाइडर कहते हैं, स्पाइडर को देते हैं। और स्पाइडर में 8 पैर पाए जाते हैं जो कि इंसेक्टा के अंतर्गत नहीं आता, याद रखिएगा। कह रहा है कि इनमें इंसेक्टा वर्ग में जिसमें 6 पैर पाए जाते हैं वह सदस्य में नेटवर्क ऑफ ट्यूब पाया जाता है जिसे ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं, और इनके माध्यम से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को बॉडी के द्वारा एक्सचेंज किया जाता है। अर्थात गैसियस एक्सचेंज अर्थवार्म में मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है, और इंसेक्ट में किसके द्वारा होता है, ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा होता है, ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप इसे डंका बजा के आएंगे और इसे 100% सही करके आएंगे। इस भरोसे के साथ हम आपके चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे।
पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि स्पेशल वास्कुलराइज सिस्टम कॉल्ड गिल्स, कह रहा है एक विशेष प्रकार का वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिसे हम लोग गिल्स कहते हैं। गिल्स को क्या कहते हैं हिंदी में? गिल्स को क्या कहा जाता है जल्दी बताइए। तो इन्हें गिल्स कहते हैं, और गिल्स के माध्यम से जिसे हम लोग, जो हमारा टर्म होता है, बायोलॉजिकल टर्म है, ब्रांचियल रिस्पायरेशन कहते हैं। ब्रांचियल रिस्पायरेशन होता है, आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। ज्यादातर आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड भी इसका उपयोग करते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा का वह सदस्य जिसे केकड़ा कहते हैं, प्राण कहते हैं, झींगा मछली जिसे पैलियामॉन के नाम से भी आप जानते हैं, इन सभी में गिल्स के माध्यम से और ब्रांचियल रिस्पायरेशन जिसे कहते हैं उनके माध्यम से रिस्पायरेशन होता है। कुछ जो मोलस्का के सदस्य हैं उसमें भी वास्कुलराइज बैग पाए जाते हैं जिन्हें लंग्स कह देते हैं, उनके माध्यम से होता है। पल्मोनरी रिस्पायरेशन कह देते हैं, आर यूज बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो इनके मोलस्का के सदस्य दोनों में पाए जाते हैं, कुछ तो लैंड पे रहते हैं और कुछ कहाँ रहते हैं, आपके वाटर में। यानी ये बोथ हैबिटाट में रहता है, और बोथ हैबिटाट में रहने के नाते इसी को क्या कहते हैं, छोटे एग्जाम में पूछा जाता है, इनवर्टिब्रेट का एम्फीबिया किसे कहा जाता है? इनवर्टिब्रेट का एम्फीबिया मोलस्का को कहा जाता है। और ये मोलस्का के सदस्य जब ये पानी में रहते हैं तो आर्थ्रोपोडा की तरह सांस लेते हैं, यानी ब्रांचियल रिस्पायरेशन करते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही ये लैंड पे आता, लंग्स के द्वारा पल्मोनरी रिस्पायरेशन करने लगता है। टेरिस्टेरियल फार्म की बात हो रही है। एमंग वर्टिब्रेट, अगर हम वर्टिब्रेट एमंग एनिमल में आते हैं तो कह रहा है फिशेस आर यूज गिल। फिश किसके द्वारा सांस लेते हैं? गिल्स के द्वारा। वेयर्स एम्फीबिया, एम्फीबिया रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल ये लंग्स के द्वारा सांस को लेते हैं, यानी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। एम्फीबिया लाइक फ्रॉग, एम्फीबिया में जैसे कि मेढक, कैन बी रिस्पायर थ्रू द मॉइस्ट स्किन, ये अपने मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है, जिसे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन के नाम से जाना जाता है। जिसे किसके नाम से जानते हैं? क्यूटेनियस रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। बड़ा छोटा सा पीडीएफ है, लेकिन ये 2 प्रश्न से 3 प्रश्न आपके वैल्यू है, और ये आपको बहुत लाभ देता है। देखिए यहाँ पे कुछ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स दिए गए हैं। कह रहा है ये लंग्स है, किसमें है? बर्ड्स में। और ये फिश में गिल्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पे कैटरपिलर है, कैटरपिलर में स्पेरिकल्स पाए जा रहे हैं जिसे ट्रैकियल सिस्टम आप कह रहे थे। ये आपका स्पंज है, और स्पंज में इसका नाम क्या है? साइकान है। साइकान में देखिए किससे हो रहा है गैसेस एक्सचेंज? तो गैसेस स्किन के स्किन से हो रहा है, यानी जो त्वचा है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसी से हो रहा है। ये आपका स्पाइडर है, स्पाइडर में किससे होता है? बुक लंग से होता है। यही मैं बता रहा था कि इंसेक्टा में जब होता है तो इंसेक्टा में किससे हो रहा है? स्पेरिकल से। लेकिन जैसे ही आर्किनिडी फैमिली में जाएंगे, यह किससे होगा? बुक लंग से होगा। इस चीज को याद रखिएगा, बुक लंग्स और बुक गिल कई बार कंफ्यूजन करता है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रासोपर को बड़ा किया गया इंसेक्टा का, इसके सिस्टम को देखना है। तो ये आपका पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम फैला हुआ है इसके पूरे बॉडी में, और इसमें देखिए एयर सैक है, डार्सल सरफेस पे ट्रंक है, विसरल ब्रांचेज पाई जाती हैं जो गैसेस की एक्सचेंज करने में मदद करती हैं। 8 एब्डोमिनल स्पेरिकल्स पाए जाते हैं। याद रखने वाला प्रश्न यही है कि 8 एब्डोमिनल क्या पाए जाते हैं? स्पेरिकल्स पाए जाते हैं। वेंट्रल ब्रांच है और उसके बाद स्पेरिकल्स ब्रांच है, इससे कोई मतलब नहीं। फर्स्ट एब्डोमिनल, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मेन आपको 8 एब्डोमिनल ब्रांच आपको याद रखना होता है। तो अभी भी अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य सब्सक्राइब करें, और तुरंत सब्सक्राइब करिए। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि मैं इस बार वीडियो को सभी चीज़ें मैं पब्लिक किया हूं, और इसी उम्मीद से किया हूं कि सभी पे मुझे 1K लाइक की आवश्यकता है। ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं, 1000 लाइक की हमें आवश्यकता है। आप लाइक इतना कर दीजिए, मैं आपको कभी भी विवश नहीं करूंगा। आप पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, ठीक है। कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, एक छोटा सा टेबल्स बनाया गया है, जो टेबल आपको शायद परीक्षा में मदद करे। और इससे हम लोग बूस्टर डोज के नाम से एक सीरीज चलाते हैं। उस सीरीज में 1-1 मिनट की सीरीज में हम आपको करवाते हैं। हालांकि यह 1 मिनट की सीरीज में ख़त्म नहीं होता, चूंकि मुझे तसल्ली नहीं होती, मैं पूरी बात बताने के चक्कर में पड़ जाता हूँ, जिसकी वजह से 5-7 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन शॉर्ट वीडियो में होता है। आप जरूर देखिए, मदद मिलेगा आपको। प्रोटोजोवन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। अमीबा जैसे पैरामीशियम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शोषण करते हैं। साइकान सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से करते हैं। नाइडेरिया का सदस्य बॉडी सरफेस से करता है। प्लेटेहेलमिन्थी 2 तरह के हैं, फ्री लिविंग जो फ्री लिविंग होते हैं,
यानी जो स्वतंत्र जीवन जीते हैं ये किसके द्वारा करते हैं, ये करते हैं बॉडी सरफेस से। लेकिन याद रखिए कि इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे टेपवार्म है और ये लीवर फ्लूक है, टेपवार्म है, ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं और ये गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं, एनाएरोबिकली गैस का एक्सचेंज करते हैं। आगे बढ़िए, अगला जो है यहाँ पे निमेटोहेल्मिन्थीज है या इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्केलमेंथीज के नाम से भी जानते हैं। फ्री लिविंग होते हैं जो बॉडी सरफेस से करते हैं, और जो एस्केरिस है जो हमारे बॉडी में एस्केरियासिस डिजीज काज करने के लिए जिम्मेदार होता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करता है, उसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होते हैं, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करता है, पैरासाइटिक फार्म है, याद रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, आपको तंग करते हैं और आप गलत कर बैठते हैं। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, स्किन से करता क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, अभी आपने ऊपर इसको देखा। आर्थ्रोपोडा, प्राण, क्रेफिश, ये दोनों गिल से करते हैं, ब्रांचियल रिस्पायरेशन करते हैं। इंसेक्ट क्लास में सेंटीपीड्स हैं, मिलीपीड्स हैं, टीक हैं, ये ट्रैकियल रिस्पायरेशन करते हैं। स्कॉर्पियन और स्पाइडर बुक लंग से करते हैं। किंग क्रैब बुक गिल से करता है। मोलस्का में दो मोलस्का के यूनियो हैं, टू नाइडीरिया यानी गिल से करते हैं, और वन टिनिडियम यानी ये गिल तथा वन पल्मोनरी सैक यानी लंग से भी करता है, पाइला। इकाइनोडर्मिट डर्म्स, इकाइनोडर्म्स की बात करते हैं तो स्टारफिश इसमें आता है, और क्या आता है, ये डर्मल ब्रांची यानी ट्यूब फीट से रिस्पायरेशन करता है। हेमिकार्डेटा का सदस्य आप जानते हैं ब्लेनोग्लासस होता है, ब्रांची किससे, फेरेंजियल वाल से रिस्पायरेशन करता है। यूरोकार्डेटा हर्डमानिया इसका सदस्य होता है, फेरेंजियल वाल से रिस्पायरेशन करता है। सिफेलोकार्डेटा फेरेंजियल वाल से करता है, ब्रांकियोस्टोमा इसका सदस्य होता है। वहीं पे अगर हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं, साइक्लोस्टोमेट्स फिश एक गिल के माध्यम से रिस्पायरेशन करते हैं। एम्फीबियन स्किन बकोफेरेंजियल लाइनिंग और लंग्स से करते हैं। वहीं पे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, खुलिए भाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसके बाद इन सभी का, चाहे रेप्टेलिया हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, ये सब किससे करते हैं, लंग से करते हैं। स्विम ब्लैडर, अब ये देखिए काम की चीज है। स्विम ब्लैडर कह रहा है इट इज द वास्कुलर डाइवर्टिकुलम फॉर्म ऑफ द आसोफेगस, ये आसोफेगस का ही बदला हुआ रूप है। मेनी बोनीफिशेस किस में पाए जाते हैं, बोनीफिश में पाए जाते हैं। दे फिश फ्रिक्वेंटली कम टू द सरफेस ओपन टू गल्फ एयर एंड इनटू स्विम ब्लैडर वेयर एक्सचेंज टू द गैसेस। कह रहा है कि स्विम ब्लैडर के माध्यम से गैसों को एक्सचेंज करते हैं, तैरते हुए ऊपर आती हैं, सांस को लेती हैं और फिर नीचे चली जाती हैं, तो इस तरह से ये एक्सटर्नल एयर से भी रिस्पायरेशन कर लेते हैं। आगे आ जाइए, यहाँ पे कह रहा है लुब्रिएंथिन आर्गन्स, लुब्रेंथिन आर्गन के माध्यम से कौन रिस्पायरेशन करता है, लुब्रेंथिन आर्गन के माध्यम से दे आर दी बोनी प्लेट्स, ये बोनी प्लेट होती हैं, कवर्ड विद द थिन वास्कुलर मेम्ब्रेन इनटू द डार्सल एक्सटेंशन ऑफ द गिल चैम्बर, गिल चैम्बर के ऊपर ये फैली होती हैं। क्लैम्बिंग पर्च और एनाबास, ये दो मछलियां होती हैं, इनके द्वारा ये रिस्पायरेशन किया जाता है। एक गल्फ ऑफ द फ्रेश वाटर सप्लाई बाय द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लोका के माध्यम से कौन करता है, सम टर्टल्स, कछुए की बात हो रही है, दैट हैव वास्कुलर सैक टू द क्लोका फॉर रिस्पायरेशन देन सबमर्ज ऑफ द वाटर। अब आपको यहाँ पे बताना है मॉस्किटो रिसीव एयर थ्रू, मॉस्किटो किसके द्वारा सांस लेता है, मॉस्किटो किस में आता है, इंसेक्टा के अंतर्गत आता है, और इंसेक्टा में किससे होता है, ट्रैकियल। तो क्या ट्रैकियल कहीं दिया है, ट्रैकियल नहीं, ट्रैकियल नहीं, ट्रैकियल नहीं, तो ट्रैकियल नहीं, तो नन ऑफ दीज हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाता है। बुक लंग्स आर द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स ऑफ, अभी आप पढ़े हैं बुक लंग्स रिस्पायरेटरी ऑर्गन किसका है, तो स्पाइडर का है, और स्पाइडर को आर्किनीडा में रखा जाता है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा था, तो ये आपका सही हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि रिस्पायरेशन इन इंसेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज, कह रहा है कि इंसेक्ट में जो रिस्पायरेशन होता है उसे हम लोग डायरेक्ट रिस्पायरेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, यही प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। कह रहा द टिश्यू एक्सचेंज बाय द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली विद इन द 2 फीट। ट्रैकियल ट्यूब एक्सचेंज ऑक्सीजन, कह रहा है जो ट्रैकियल ट्यूब होता है वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली विद इन द हीमोसील विद द एक्सचेंज ऑफ टिश्यू। तो ये आपका सही आंसर हो गया। आगे आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है।
तो ये कुछ मेंबर्स दिए गए हैं जिसे आपको मैच करके बता देना है। तो जल्दी से मैच करके बताइए कि इसमें से कौन कौन से आर्गन सही हैं। तो इसको ऐसे मिला दिया गया है, उसी आंसर को हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। जैसे कि अर्थवर्म किससे करता है, तो आप बताइए अर्थवर्म स्किन से। तो मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन से सही हो गया क्यूट। उसके बाद एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा किससे करता है, ट्रेकिया से। उसके बाद फिश किससे करते हैं, गिल से। बर्ड्स और रेप्टिलिया किससे करते हैं, तो लंग से। तो आपका सही आंसर ये हो जाता है। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद तब हम लोग फिर इसके बाद इसमें अगली टॉपिक पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप कल के लिए आपके पास जो चांस होगा वो होगा क्या, ग्लाइकोलाइसिस। जरूर देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब जहां भी रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को जरूर देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।